ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 2018 मिड सेमिस्टर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में जो पेपर कंडक्ट किया गया था उसके बारे में। उस टाइम पे पेपर में टोटल 30 एमसीक्यू होते थे, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विथ। अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कहां से होती है? अकाउंटिंग साइकिल पूरी एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है इन अ जर्नल और सब्सिडरी बुक, then after ledger account, then after trial balance, and at the end of the cycle we prepare financial statement, therefore final account जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट शुरुआती कहां से होती है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड वन, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए सारे, उसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है हमारे पास? तो ऑब्वियसली ये तो वाउचर की डेफिनेशन हो गई, तो हमारा आंसर होगा वाउचर, देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर फीफो मेथड, फीफो मतलब क्या? फर्स्ट इन, जो पहले आया हुआ है, फर्स्ट आउट वही हम पहले इश्यू करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका मतलब पूछा है। द मटीरियल रिसीव्ड लास्ट आर इश्यूड फर्स्ट, रॉन्ग। द मटीरियल रिसीव्ड फर्स्ट इश्यूड लास्ट, नहीं, मटीरियल जो पहले रिसीव्ड हुआ है उसको ही पहले इश्यू करना है, तो ये भी रॉन्ग है। द मटीरियल रिसीव्ड लास्ट आर इश्यूड लास्ट, ये भी रॉन्ग, तो डी आंसर बचेगा हमारे पास। द मटीरियल रिसीव्ड फर्स्ट, जो हमने पहले मटीरियल रिसीव्ड किया हुआ है, आर इश्यूड फर्स्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से ऑड फाइंड आउट करना है। ऑड मींस कॉम्बिनेशन बनाना सीखो। यहाँ पे आपके पास चार यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, उसमें से जो आपको ऑड लगे वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, प्राइस लिस्ट सेंट टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो मेरे फ्यूचर के कस्टमर होने वाले हैं शायद, उसको मैं अभी प्राइस लिस्ट पे कर रहा हूं। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका मैं सिर्फ लिस्ट भेज रहा हूं, तो बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, इसको तो मैं इवेंट बोलूंगा। ओके, सेकंड वन, गुड्स सप्लाई टू कस्टमर एज पर ऑर्डर। किसी कस्टमर ने अपने को ऑर्डर दिया था, तो वो ऑर्डर मैं फुलफिल कर रहा हूं और गुड्स डिलीवर कर रहा हूं उसको, तो मेरे लिए सेल्स हो गया, तो ये मेरी ट्रांजैक्शंस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है। थर्ड, डिसमिस द असिस्टेंट फ्रॉम हिज जॉब। असिस्टेंट को हमने उसके जॉब से निकाल दिया, तो यहां पे एक इवेंट हो गई। टुक ₹20 इन अ कॉइन इन एक्सचेंज ऑफ 20 रुपीज नोट। मेरे पास 20 रुपए की नोट थी, उसको मैंने एक्सचेंज कर लिया विद द कॉइन ऑफ 20 रुपीज, तो ये भी इवेंट हो गई। तो ऑड कौन सा लग रहा है? ऑड मतलब यहाँ पे इवेंट और ट्रांजैक्शन के बारे में। तो फर्स्ट वन, प्राइस लिस्ट सेंट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, हमारे लिए इवेंट हो गई। गुड्स सप्लाई टू द कस्टमर एज पर द ऑर्डर, वो ट्रांजैक्शन हो गए। डिसमिस द असिस्टेंट फ्रॉम हिज जॉब, इवेंट हो गई। टुक 20 इन अ कॉइन इन एक्सचेंज ऑफ 20 रुपीज नोट, तो वो भी इवेंट हो गई। तो बहुत सारी इवेंट है, बस एक अलग पड़ रहा है और वो है ट्रांजैक्शन। तो हमारा आंसर होना चाहिए गुड्स सप्लाई टू द कस्टमर एज पर ऑर्डर। ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन, information extracted from the current capital account of Mr. Amey. Opening a balance of current capital 5000 debit balance है। Interest on drawing 1000, interest on fixed capital 2000, drawing during the year 5000, his share in a profit of the firm 25000. What will be the amount of current capital at the end of the year? चलो कैपिटल पूछा है हमको और वो भी करंट कैपिटल, तो एक नॉर्मली रफली हम प्रिपेयर कर देते हैं करंट कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री बोली है, जहां पे इफेक्ट होती है वहां पे एंट्री दे देंगे। फर्स्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट 5000 डेबिट बैलेंस है, तो चलो ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे लिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000, कैपिटल अकाउंट में डेबिट सेंड, टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग 1000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा वो तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000। देन आफ्टर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग है 5000 तो डेबिट साइड पे एंट्री आएगी टू ड्रॉइंग 5000। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 25000। क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट क्लोज कर दे। क्रेडिट साइड पे हायर हो रहा है टोटल 27000, सेम टोटल डेबिट साइड पे 27000। चलो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 27000 माइनस करना है 5000, 1000 और 5000, दैट मींस 11000 हमको डिडक्ट करना है तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 16000। देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल इज 16000 तो हमारे पास आंसर रहेगा डी इज द करेक्ट आंसर 16000। देन आफ्टर 6-1 Mr. Puri is a debtor 5000 and creditor for 7000 of Soham Traders. Which of the following is the correct treatment of the final account of Soham Traders? सपोज हम सोहम ट्रेडर्स है, मेरे पास एक बंदा है मिस्टर पुरी करके, उसके पास से मेरे को पैसे कलेक्ट करने हैं, रिसीवेबल है 5000 डेटर में है और वही बंदे को मेरे को पेमेंट करने हैं एज अ क्रेडिटर 7000। तो मैं जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो क्या कर दूंगा, ना तो मैं 5000 कलेक्ट करूंगा और जो मेरे को 7000 देना है उसमें से मैं 5000 डिडक्ट कर दूंगा। Therefore, debtor and creditor both are reduced by the amount of rupees 5000। तो ऐसा आंसर मिल रहा है हमको ए में 5000 डिडक्टेड फ्रॉम बोथ debtor and creditor, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 7th one, which of the following is not the financial statement in case of a trading concern? अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा कुछ भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बैलेंस शीट यस, प्रॉफिट एंड लॉस यस, वो भी है पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा पार्ट है, तो डी इज द फाइनल आंसर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 8-1 Which of the following is not the stage of accounting cycle? मैंने अभी डिस्कशन किया था अकाउंटिंग साइकिल के टोटल 4 स्टेज है। फर्स्ट है हमारे पास जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स, सेकंड नंबर है हमारे पास लेजर, थर्ड नंबर पे हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस और फोर्थ नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको क्वेश्चन पूछा है which of the following is not the stage of accounting cycle? ओके, recording the business transaction, journal and subsidiary फर्स्ट स्टेज है मेरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस थर्ड स्टेज है अपना, प्रिपरेशन ऑफ लेजर सेकंड लेवल पे आ जाएगा वो, वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट यस, डी इज द आंसर। वो हमारे अकाउंटिंग साइकिल में कहीं पे भी फिट नहीं बैठता, तो डी इज द आंसर, वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट। 9th, from the following information ascertain the amount of insurance for the year 17-18 to debited to profit and loss account। इंश्योरेंस टोटल 8000 पेमेंट किया हुआ है बट ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 4800 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 सितंबर 2018। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल इंश्योरेंस पहले देख लो कि टोटल इंश्योरेंस क्या है, तो कि टोटल इंश्योरेंस हमारे पास है 8000, उसमें से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो अमाउंट है 4800, तो बाकी की रही 3200, उसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो 4800 है वो प्रीमियम हमने कहां तक पेमेंट किया हुआ है, 30 सितंबर 2018 तक, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 2017-18, देयरफॉर हमारी क्लोजिंग डेट क्या होगी 31 मार्च 2018। तो हमने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो टोटल 6 मंथ का एडवांस में पेमेंट किया गया है। तो पहले 6 मंथ का फाइंड आउट कर ले, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 2400 है वो मेरा क्या रहेगा, प्री पेड। तो मैं सिंपल 8000 में से 2400 डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर जो रहेगा वही अपना फाइनल आंसर होगा, to
1000 माइनस 2400, तो आंसर हमारे पास रहेगा 5600। वही हम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर 5600। अगर दूसरी तरह से भी समझना है तो वो भी आप समझ सकते हो। 4800 में से 2400 तो मैंने एडवांस में पेमेंट किए हुए हैं, तो करंट ईयर के मेरे कितने रहेंगे 2400, और इसको तो मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो मेरा करंट ईयर का है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल भी करते हैं तो भी हमारे पास अमाउंट क्या बचेगी 5600। देन आफ्टर 10th, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन। रेवेन्यू एक्सपेंस पहले समझ लो। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमको लेस देन 1 ईयर, दैट मीन्स 12 महीने के अंदर अंदर ही उसका हमको बेनिफिट मिलने वाला है। 12 महीने के बाद उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंस आर रिकरिंग इन नेचर, दैट मीन्स एवरी फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद वो खर्चा हमारे पास होने वाला है। फॉर एग्जांपल सैलरी बिजनेस चला रहा हूं तो एवरी मंथ में सैलरी पेमेंट करूंगा, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे एक्सपेंस कहां पे हम लिखते हैं? 2 ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख सकता हूं, क्योंकि कुछ एक्सपेंस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। डायरेक्टर्स रिपोर्ट उसमें भी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस यस ये पॉसिबल है। डी एनुअल रिपोर्ट उसमें भी नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया गया है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर करेक्ट आंसर। 11th, द अकाउंटिंग फॉर द अनपेड सैलरी, अगर पेमेंट करना बाकी है, एन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द रेंट फॉर द सर्टेनिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज बेस्ड ऑन। अगर कुछ पेमेंट करना बाकी है, अगर एडवांस में रिसीव्ड हुआ है तो उसकी हम एंट्री देते हैं एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, या तो दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास आंसर होगा बी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 12th, Mr. Pranav, a manager, is entitled commission 10% per annum on net profit। बच्चों नेट प्रॉफिट पे कमीशन काउंट करना है, और वो भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। इफ द नेट प्रॉफिट इज 2,20,000 then his commission amounted to rupees। लेट्स ध्यान से समझो। अगर मैं अर्निंग कर रहा हूं, टोटल जो भी अर्निंग कर रहा हूं, बट जो मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो बिफोर कमीशन है। बिफोर कमीशन पता नहीं अमाउंट कितनी है, बट मैं उसमें से लेस करूंगा कमीशन, बट कमीशन भी नहीं पता है। जो मेरे पास रहेगा उसको मैं बोल दूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ध्यान से समझना, यहां पे कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करने को बोला है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो हमको इस पे बोला है, तो मैं इसको असम्पशन कर लेता हूं 100। कमीशन मेरा होगा 10%, इसके 10% है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना रहेगा मेरा? 110। तो सिंपल मेरा आंसर हो गया। अगर मैं 110 रुपीज अर्निंग कर रहा हूं तो मैं कमीशन कितना पेमेंट करूंगा? 10। बट मेरा प्रॉफिट, मेरा अर्निंग कितना है? 2,20,000। तो मेरे लिए कमीशन कितना होगा? 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो कमीशन की अमाउंट होगी 20,000। आफ्टर चार्जिंग कमीशन पूछा है इसकी वजह से। अगर हमको यहाँ पे बिफोर चार्जिंग कमीशन पूछा होता तो सीधा 2,20,000 के 10% निकाल देते, 22,000 आंसर आता। बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर, देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। 13th, मैच ऑफ द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे प्रोवाइड किया गया है नेचर ऑफ अकाउंट, राइट साइड पे टाइप ऑफ अकाउंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस है, बैड डेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। राइट साइड पे लायबिलिटी है, इनकम है, असेट्स है एंड एक्सपेंस। मैच कर दे, कहां पे कनेक्ट हो रहा है प्रॉपरली? प्रीपेड एक्सपेंस। चलो पहले समझ लो, प्रीपेड एक्सपेंस दैट मींस जो मेरा खर्चा नहीं था फिर भी मैंने पेड करके रखा है, तो एक्सपेंस में से डिडक्ट करना है।
और मेरे लिए एक असेट क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, असेट एक्सपेंस में से डिडक्ट या फिर असेट? यस सर, असेट दिख रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए हो गया असेट, बैड डेब्ट एक्सपेंस या फिर लॉस, दैट मींस वहां पे डी के साथ कनेक्ट करेगा बैड डेब्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट मींस अभी तक खर्चा पेमेंट करना बाकी है, तो वहां पे एंट्री क्या लिखेंगे, एक्सपेंस में प्लस करना है। और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है हमारी, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, लायबिलिटी दिख रही है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से मेरे को इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम हो रही है, तो उसको मैं बोल दूंगा इनकम। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे सिलेक्ट हो रहा है, कॉमनली कनेक्ट हो रहा है? यस, ए में। प्रीपेड एक्सपेंस कनेक्ट कर रहा है असेट के साथ, दैट मींस सी। बैड डेब्ट कनेक्ट कर रहा है एक्सपेंस के साथ, दैट मींस डी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कनेक्ट कर रहा है ए के साथ, दैट मींस लायबिलिटी। एंड फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ इनकम, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर मतलब मैं वापिस गुड्स दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो मैंने परचेज किया होगा वही मैं रिटर्न करूंगा, दैट मींस परचेज रिटर्न की बात की है। वर्थ ₹30,000 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इट विल बी recorded, तो ऑब्वियसली डेबिट नोट, तो ए इज द राइट आंसर। 15th, हेना एंड एना आर पार्टनर इन मेजर्स HE एंड कंपनी, their profit sharing ratio 3:2, their opening balance of the capital account 1,60,000 and 1,20,000 respectively. Hina is given a commission ₹5,000 from the profit of the firm. In partnership deed, it is decided to give a salary 1,000 per month to both partner on 31st March 2018. Firm incurred net divisible profit 50,000. During the year, interest on capital 10,000 and 15,000. Drawing made during the year 3,000 and 4,000 by Hena and Anna respectively. What will be the final balance of both partners to be shown in the balance sheet? तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल सिंपली फाइंड आउट करने को बोला है, जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूं। दो पार्टनर है हमारे पास, हेना और एना। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया है 1,60,000 एंड 1,20,000। तो चलो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000 एंड 1,20,000। देन आफ्टर Hena is given a commission 500 from the profit of the firm. चलो कमीशन पेमेंट करना है by commission. Hena 5,000. Okay. In partnership deed, it is decided to give a salary 1,000 per month. चलो सैलरी पेमेंट करनी है by salary. बट बच्चों 1,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे टोटल सैलरी हो गई 12,000 पर एनम। दोनों के लिए है सैलरी, बोथ पार्टनर्स। फर्म इनकर्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ही प्रोवाइड किया गया है, तो डायरेक्टली बाय डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 है, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 3:2, तो 3:2 देयरफॉर 30,000 एंड 20,000। और भी कुछ बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 एंड 15,000। ओके, वो भी क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बोला है 10,000 एंड 15,000। ड्रॉइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग भी बोला है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग। फर्स्ट वन है हमारे पास 3,000 एंड देन आफ्टर 4,000। अब पूछा है क्लोजिंग कैपिटल, तो सिंपली कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करते हैं। क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा दिख रहा है 1,60,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे टोटल होगा 2,17,000। सेम टोटल मैं डेबिट साइड पे रख दूंगा 2,17,000
डिडक्ट करूंगा 3000, तो 3000 मैंने अगर डिडक्ट किया तो मेरे पास बैलेंस रहेगा 2,14,000। ये मेरा होगा बैलेंस कैरिड डाउन। एना के बारे में बात करते हैं। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो बैलेंस टोटल रहेगा हमारे पास 1,67,000। सेम टोटल डेबिट साइड पे लिखते हैं 1,67,000 माइनस 4,000, तो 1,63,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बैलेंस शीट में अमाउंट शो करेगी। ऐसा कुछ आंसर आपको मिलना चाहिए ऑप्शन में, 2,14,000 and 1,63,000। Therefore, A is the right answer. 16.1. Anil and Biren are a partner in a firm. Anil had a withdraw 300 per month at the beginning of each month, and Biren had withdraw 500 per month at the end of each month. What will be the amount of interest on drawing if rate of interest on drawing is a 10% per annum? चलो अब पूछा है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ऑन ड्रॉइंग 10%। हमारे पास दो पार्टनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल एंड सेकंड वन बीरेन। अनिल एवरी मंथ कितने पैसे विड्रॉ कर रहा था? अनिल 300। जब बीरेन की बात करें तो बीरेन 500 विड्रॉ कर रहा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको बोला है 10%, तो 10%। बट जो अनिल था वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, हमको पता है यस एट द बिगिनिंग अगर है हर महीने की शुरुआत में ही अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो 78 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, और अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो 66 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो एवरी मंथ 300 इंटू 10% है, देयरफॉर 30 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास आंसर रहेगा फर्स्ट में 195 रुपीस एंड सेकंड 500 इंटू 10% है, देयरफॉर 50 रुपीस। बट हमको 66 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो 66 डिवाइडेड बाय 12 तो 275 रुपीस। देखो बच्चों कहां पे मैच कर रहा है ये ऑप्शन 195 एंड 275, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। 17th, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल इनटू बिजनेस रिजल्ट इनटू। अगर मैं बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरी असेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा आएगा तो असेट इंक्रीज होगी, और दूसरी तरफ लायबिलिटी दैट मींस इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? फर्स्ट देखने जाए, इंक्रीज इन असेट यस, और इंक्रीज इन इक्विटी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 18th वन, the asset acquired by the business with an intention to produce the goods or produce a service and are not held for resale is known as। अगर बिजनेस ने कोई ऐसी असेट परचेज की है जिसका यूटिलाइज गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करने वाला हूं, और ये जो मैंने परचेज किया हुआ है प्रॉपर्टी उसको मैं शॉर्ट टर्म में मेरा सोल्ड आउट करने का इसका कोई भी इरादा नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स असेट। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। 19th, गुड्स ऑफ 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 20,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया गुड्स जब बिजनेस में आग लगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? इवेंट, क्योंकि ये अनइंटेंशनल है। तो बी इज द राइट आंसर। 20, एन अमाउंट रिसीव्ड एज अ बैंक लोन इज कंसिडर एज। मैं बैंक में गया और बैंक को बोला बैंक चल मेरे को लोन दे। बैंक ने मेरे को लोन दिया तो बैंक से जो मेरी रिसिप्ट हुई वो कैपिटल रिसिप्ट। बैंक हर महीने या हर साल मेरे को ऐसे लोन नहीं देगी, तो कैपिटल रिसिप्ट। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। 21, प्रोवाइड अ बैड डेट रिजर्व एट द रेट ऑफ 10% per annum on debtor ₹50,000 after charging bad debt 5,000 is of what the amount and that is provided as per which convention। चलो हमारे पास टोटल 50,000 के डेटर है, 5,000 की तो बैड डेट हो चुकी है तो 45,000 रहेगा, और बैड डेट रिजर्व के रेट बोले हैं 10%, तो इंटू 10% तो 4,500 रहेगी हमारी बैड डेट रिजर्व एज पर विच कॉन्वेंशन? कंजर्विज्म कॉन्वेंशन।
तो देखो बच्चों आंसर कहां पे मिल रहा है, ए में दिख रहा है वो तो ऑप्शन 4500 एंड कंजर्विज्म कन्वेंशन। देन आफ्टर 22 मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे बोला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। राइट साइड पे बोला है सेल्समैन कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड गुडविल। ओके, पर्सनल अकाउंट कहां पे मैच करेगा, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया वो। रियल अकाउंट तो ऑब्वियसली गुडविल हो जाएगा क्योंकि वो हमारी असेट्स है। नॉमिनल अकाउंट सेल्समैन कमीशन एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल अकाउंट्स में। तो ऐसा कनेक्शन दिख रहा है हमको ऑप्शन ए में, जहां पे फर्स्ट वन दैट मींस पर्सनल अकाउंट को कनेक्ट किया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देयरफॉर बी के साथ। सेकेंड वन रियल अकाउंट को कनेक्ट किया गया है गुडविल असेट के साथ। नॉमिनल अकाउंट को कनेक्ट किया हुआ है सेल्समैन कमीशन, तो ए इज द राइट आंसर। 23 Which of the following is or are considered as a transaction? नीचे दिए गए उसमें से कौन से ट्रांजेक्शंस हैं? कैश ऑफ ₹50,000 ब्रॉट बाय द ऑनर एंड स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस में ऑनर 50,000 ला रहा है और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन है। सेकंड वन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, ये तो अपने भी डिसाइड किया था कि ये इवेंट है। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द कस्टमर, सिर्फ ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है तो वो भी हमारे लिए इवेंट हो जाएगी। गुड सप्लाई टू कस्टमर एज पर हिज ऑर्डर वर्थ ₹20,000, किसी कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया था 20,000 रुपीज का, तो हमने वो फुलफिल किया, तो हमारे लिए ट्रांजेक्शन हो गया। तो ट्रांजेक्शन हमको दिख रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ में। डी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा आंसर होगा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। 24 Which of the following statement is correct for finding out the net work cost of production? अगर नेट वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला उसकी क्या रहेगी? नेट वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या, पहले ये समझ ले। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे को मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो मेरे को आंसर मिलता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें भी मैं ऐड कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में डिडक्ट करूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्राइम कॉस्ट दैट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। एडमिन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एडमिन ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, जाने दो। सेकंड प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यस। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परफेक्टली, तो बी इज द राइट आंसर। 25th मिस्टर स्वयं कैरिंग ऑन अ रियल एस्टेट बिजनेस, वो खुद एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। सोल्ड द प्राइस ऑफ लैंड 40 lakhs, कॉस्ट 35 lakhs, देन द टाइप ऑफ रिसिप्ट इज। समझ लो बच्चों, यहाँ पे वो खुद एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, उसके पास 35 lakhs की कॉस्ट वाली लैंड पड़ी थी जो उसने 40 lakhs में सोल्ड आउट की, तो उसको 40 lakhs की रिसिप्ट हुई, बट वो उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगी, वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। बट सर ये तो असेट सोल्ड आउट कर रहा है, ये उसके लिए असेट नहीं है, ये तो उसका रोज का बिजनेस है। तो मतलब जिसका हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसको तो हम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। तो हमारे पास आंसर होगा रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मैं नॉर्मल स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं, मेरे बिजनेस में कोई फर्नीचर है, वो फर्नीचर पुराना हो चुका है और उसको मैं सोल्ड आउट करूं तो उसमें से जो भी मेरी रेवेन्यू होगी वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट होगी। बट बच्चों मैं खुद फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं और फर्नीचर सोल्ड डाउन करूंगा और उसमें से जो रेवेन्यू होगी तो वो तो ऑब्वियसली रेवेन्यू होगी क्योंकि वो मेरा रोज बरोज का बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो खुद के पास कोई जमीन पड़ी होगी, वो 40 lakhs में सोल्ड आउट कर रहा है, तो 40 lakhs जो रिसिप्ट हुई है वो तो रोज का धंधा हो उसका, तो रोज का जो बिजनेस है उसकी वजह से इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। 26 अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर अकॉर्डिंग टू। बिजनेस में एवरी ईयर पॉलिसी चेंज नहीं की जाती। किसने बोला है? मैंने बोला है? नहीं, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ने बोला है कि एवरी ईयर आप जो भी पॉलिसी है, प्रोसीजर है, वो सेम टू सेम अप्लाई करो। तो सी कंसिस्टेंसी इज द परफेक्ट आंसर। 27 ऑन 15th February 2018
Mr. Sailesh purchased goods from Mr. Mehta and company for 1 lakh, of which he has paid 50,000 by cash, 50,000 by check of the Baroda. From these available information, identify which of the following voucher are to be prepared by the Mr. Sailesh for the accounting purpose. चलो अच्छा खासा क्वेश्चन है। मैं कहीं पे से लाख रुपए का गुड्स परचेस कर रहा हूं, कहीं से भी, तो मेरे को, मैं तो कोई बिल नहीं बनाने वाला, मैं जहां से परचेस करूंगा वही मेरे को बिल देगा। दैट मींस यहाँ पे परचेज इनवॉइस एक जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पे मैं पैसे कैसे पेमेंट कर रहा हूं? 50,000 कैश में पेमेंट कर रहा हूं और 50,000 चेक है मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो दे रहा हूं। दैट मींस 1 लाख पेमेंट तो क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं तो कैश पेमेंट वाउचर बनेगा 50,000 का, और 50,000 में चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो बैंक पेमेंट वाउचर भी बनेगा। तो मतलब इस टोटल ट्रांजैक्शन में मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं सिर्फ 2 वाउचर प्रिपेयर करूंगा। कौन से? कैश पेमेंट वाउचर ऑफ 50,000, बैंक पेमेंट वाउचर ऑफ 50,000। परचेज जो बिल है वो मैं प्रिपेयर नहीं करने वाला, और यहाँ पे पूछा है खुद का, खुद कौन सा वाउचर प्रिपेयर करने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कैश पेमेंट वाउचर 50,000, यस। बैंक रिसिप्ट वाउचर नहीं, यहाँ पे रिसिप्ट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। कैश पेमेंट वाउचर 50,000 है, बैंक रिसिप्ट वाउचर, चलो ये भी रॉन्ग है। कैश रिसिप्ट वाउचर छोड़ दो, इसको भी, रिसिप्ट है ही नहीं, अपने ने पेमेंट किया हुआ है, तो अब ऑब्वियसली यार डी ऑप्शन बचा हमारे पास, कैश पेमेंट वाउचर 50,000 एंड बैंक पेमेंट वाउचर 50,000। 28 रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न appearing in the trial balance is to be deducted from, बे सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से डिडक्ट होगा, क्या सोचने का, डी इज द राइट आंसर। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो E इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एंड एट लास्ट, which of the following is not an example of intangible asset? intangible मतलब जिसको मैं देख नहीं सकता, ना तो मैं टच कर सकता हूं, तो उसको बोलेंगे हम intangible asset। लैंड, यस, लैंड इज अ टेंजिबल असेट, क्योंकि मैं उसको देख भी सकता हूं, उसको टच भी कर सकता हूं, बट गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आर intangible asset। क्वेश्चन है हमारे पास नॉट एन एग्जांपल ऑफ intangible asset, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ए, लैंड इज अ नॉट इंटेंजिबल असेट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये खत्म हुआ आपका पूरा पेपर 30 MCQ विद द एक्सप्लेनेशन एंड विद वर्किंग। इस 30 MCQ में किसी भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।